क्या हमें बताया गया है कि कब जीएसटी कट, और अनसर्टेनिटी वेरिएबल्स काफी सारे। बस ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कल की बैंक्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली। एनबीएफसीज की अलग कहानी कि जब भी टैक्स कम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू पे इसकी वजह से लॉस होगा तो करीब 1, तो ये सब सेक्टर्स में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। आज के डेटा में ओवरऑल अगर मैं देखूं, सर आज तो फिर से मार्केट चढ़ गया। आपको लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे मार्केट पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है? राइट, तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला अगर आप देखें तो जो जीएसटी में कटौती की बात हुई है, और दूसरा जो एसएनपी में रेटिंग अपग्रेड हुआ है। अब इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो क्या है, आप मुझे बताइए। रेटिंग बढ़ गई, इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और क्या बेनिफिट हमारी कंपनीज को मिलेगा। ओके, शायद उनको लोन थोड़ा सस्ते दरों पर मिल जाएगा तो कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स जो है बढ़ जाएंगे। अब कितने कंपनीज अगर आप देखें हमारे देश में जो बाहर से लोन लेती हैं, ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं। ओके, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है। और अगर हम जीएसटी की बात करें, ठीक है, जीएसटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उतनी डिटेल सरकार ने दी है? क्या हमें बताया गया है कि कब जीएसटी कट्स इंप्लीमेंट होंगे, किस सेक्टर पे कितना होगा? हम सब अभी अनुमान लगा रहे हैं। ओके, और ये इतना आसान नहीं है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इस बात का जवाब अभी हमें नहीं मिला है कि आप टैक्स कम करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, तो उसकी जो गवर्नमेंट को नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। ओके, ये कोई जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, जिस तरीके से जीएसटी कट होने की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शन पर पड़ेगा वो तो ह्यूज है। तो वो सब कैसी भरपाई होगी? तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा, कब तक होगा। तो ये सारा कुछ, मैं तो इसे यही कहूँगा कि तो हवाबाजी हो रही है, क्योंकि अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं है। और अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि दिवाली के टाइम पर हम अनाउंस करेंगे, यानी कि अभी से जो 2 महीने 3 महीने हैं, इसमें लोग अपनी बाइंग को डेफर कर देंगे। भाई जो आदमी आज कार खरीदना चाहेगा वो तो यही कहेगा कि यार दिवाली तक यार डिफर कर देते हैं, शायद हमें सस्ता मिल जाए। और कितना कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आज मुझे एक एसी खरीदना है और मुझे उस एसी में टैक्स की कटौती में, जो कि कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए 1,500 रुपये की कटौती है, तो क्या मैं 1,500 रुपये बचाने के लिए अगर जो मुझे नीडेड नहीं है वो भी मैं खरीद लूँगा, या मैं दिवाली तक वेट करूँगा? तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं है अगर हम देखें, और अनसर्टेनिटी वेरिएबल्स काफ़ी सारे। अब इस पे बात करते हैं कि आज का मार्केट, देखिए कल का मार्केट अच्छा था, रिलेटिवली वॉल्यूम भी ज़्यादा थे, काफ़ी ऊपर भी गया। आज अगर आप देखेंगे ना, तो डेटा अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे कि लोग दबा के बाइंग कर रहे हैं। अगर आप टर्नओवर देखें या और भी एफएनओ का डेटा देखें तो वहाँ पर कुछ भी इतना कुछ पॉजिटिव नहीं है। और मार्केट में अगर आप देखें तो नॉर्मल तेजी थी, नथिंग एक्सेप्शनल। जबकि आज के दिन फॉलो बाइंग आनी चाहिए थी और बड़ी बाइंग आनी चाहिए थी। और मार्केट्स भी आप देखो बहुत ज़्यादा अप नहीं है, बैंक निफ्टी भी नॉर्मल था, ओवरऑल आज का मार्केट तो नॉर्मल था। बस ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कल की तेजी का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटेड नहीं होना है और देखना है कि मार्केट इसको आने वाले दिनों में कैसे डील करता है। बट सर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि बैंक्स, खास करके बड़े बैंक्स, इसमें पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे। इसका क्या रीज़न है? ये देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था कि बैंक्स हमारे निफ्टी का एक बड़ा चंक कमांड करते हैं। ओके, अगर हम बैंक्स और एनबीएफसी सबको मिला लें तो 30% से ज़्यादा का वो कमांड करते हैं। ओके, नाउ बैंक्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली। अगर आप बड़े बैंक्स को देखेंगे,
HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एक्सिस बैंक प्रोबेबली 1.5-2% अप रहा है जब से अनाउंसमेंट हुई है। एक्सिस इज़ फ्लैट, HDFC तो भी फ्लैट है, ICICI भी फ्लैट है, इवन SBI वो भी फ्लैट है। यू नो द रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हमारी बड़ी बड़ी अब कंपनीज़ हैं इंडिया की, वो अब लोन बैंक से नहीं ले रही है या बैंक उन्हें नहीं दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट एंड रिजल्ट ये है कि लोन कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो कंपनीज़ क्या कर रही हैं, उनको जो फंड चाहिए ना, फिर वो बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, कुछ दिन पहले हमने एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म का वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से अब कंपनीज़ वहाँ बॉन्ड्स को लिस्ट करके रिटेल से पैसा उठा रही हैं। ओके, वो अगर बैंक्स में जाकर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको चुना। अब एक तो कॉरपोरेट इंडिया जो है अब बैंक्स की तरफ नहीं देख रहा है। ओके, अब ये जो रेटिंग में अपग्रेड हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब जो हमारी कंपनीज बाहर जाकर अगर पैसा उठाती हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो देखेंगे कि अगर मुझे मान लीजिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए उठाने हैं, मैं बैंक से जाके लूँगा, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं ओवरसीज़ मार्केट से उठाता हूँ तो मुझे सस्ता मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट हमें बैंक्स पे देखने को मिल रहा है, और जो भी ये कुछ हुआ है इसका हमें बैंकिंग सेक्टर पे उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तो कई बैंक्स नेगेटिव में भी रहे, अगर आप बड़े बैंक्स को देखें जिसमें HDFC भी शामिल था। तो इसलिए बैंक्स इससे ज़्यादा बहुत एक्साइटेड नहीं है। अब NBFCs की अलग कहानी है, क्योंकि NBFCs में जो राइज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे लोन देते हैं टीवी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, AC खरीदने के लिए, तो वहाँ पे अगर टैक्स में कटौती होगी, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो लोग इन कंपनीज की तरफ आएंगे, फाइनेंस कराकर खरीदेंगे। तो इसलिए यहाँ पर तेजी तो सेंस बन रहा है, लेकिन बैंक्स में तेजी होने के पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर, ये दिवाली पे जो टैक्स कट होने वाला है, इससे तो सरकार को टैक्स कलेक्शन कम होगा और उससे GDP को भी नुकसान है। तो फिर ये मार्केट के लिए पॉजिटिव क्यों बताया जा रहा है? देखो, इकोनॉमिक्स का जो एक रूल होता है, एक थ्योरी जो इकोनॉमिक्स की कहती है कि जब भी टैक्स कम होते हैं तो GDP बढ़ता है। ओके, लेकिन अगर ये रूल इतना ही आसान होता फिर तो सारे लोग टैक्स कम कर देते। अगर आप देखेंगे कई कंट्रीज़ में जो है टैक्सेस काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ में
ज़्यादा भी रहते हैं। तो ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि आपने टैक्स कम कर दिया और आपकी जीडीपी बढ़ गई। ओके, एजम्पशन ये होता है कि जब टैक्स आप कम करते हैं, डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, कंपनीज ग्रो करती हैं और उसके रिजल्ट के कारण जीडीपी बढ़ती है। ओके, अब यहाँ पर मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ। हम जो अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं जीएसटी कट्स की, अगर आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे ना कि कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू पे इसकी वजह से लॉस होगा, तो करीब 1.3 लाख करोड़ का लॉस होगा। करीब करीब जीडीपी पे इम्पैक्ट देखिए तो अब 0.3% का होगा। अब हम ये मानते हैं कि आपने इतना टैक्स कट कर दिया, तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 0.3% जीडीपी आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए हम ये मानते हैं, हमें पता नहीं है ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम मान लेते हैं। अब जो टैरिफ्स हमारे ऊपर लगे हैं, लगभग उतना ही डाउनसाइड हमें जीडीपी में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो जितना इन जीएसटी कट से जीडीपी हमारी बढ़ सकती है, उतनी ऑलरेडी इन टैरिफ्स की वजह से हमारी डाउन जाएगी। तो टैरिफ तो एक रियलिटी है, तो जीडीपी तो हमारी डाउन जानी है, और अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो उतनी जीडीपी मेकअप हो जाएगी। तो नेट रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना, तो ये कोई विशेष इसमें जीडीपी में फ़ायदा नहीं होने वाला। अब एक और सिचुएशन को हम इवैल्यूएट करते हैं। मान लीजिए आपने रेट कट्स कर दिए, ओके, सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो गया, ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन हम जो उम्मीद लगा रहे थे कि इतनी हमारी सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्या वो होगी ही होगी? जब तक रोज़गार नहीं बढ़ेगा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो आप कितना भी डिस्काउंट दे दें, क्या आप खरीदेंगे? आप मुझे बताइए कि अगर मेरी इनकम नहीं है और मैं एक फाइनेंस कंपनी के पास जाता हूँ, कहता हूँ मुझे टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, मुझे फाइनेंस कर दो, वो क्या करेगा? और अगर मैंने ले लिया वो लोन और उसके बाद मेरी जॉब चली गई, हम जानते हैं आज की क्या सिचुएशन है, तो क्या मैं वो ईएमआई भरपाई करूँगा? तो इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा इसका जीडीपी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये है कि मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो ये टैरिफ से जो हमें जीडीपी लॉस हो रहा था, उसको शायद हम कवर कर लेंगे। सर, कुछ कंपनीज एंड सेक्टर्स के नाम बता दीजिए जिनको इस टैक्स कट से बेनिफिट हो सकता है। आप सब जानते हैं कि क्या किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप देखिए 4 व्हीलर्स में फ़ायदा होगा, एफएमसीजी में फ़ायदा होगा, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फ़ायदा होगा, कंज्यूमर स्टेपल्स एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर फ़ायदा होगा, जो लो कॉस्ट होटल्स होते हैं जिनके आप 7,000 से कम के रेट्स होते हैं, मैं 5 स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको फ़ायदा होगा, फुटवेयर इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो ये सब तमाम कंपनीज़ को इससे फ़ायदा होगा। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है इसमें मारुति को मिलने वाला है, और इसी वजह से मारुति के शेयर्स कल के दिन अनाउंसमेंट के बाद 9% अप हो गए। क्यों? क्योंकि उनके करीब 1.5 लाख वो कार्स बेचते हैं, और उसका 65% अगर आप देखिए तो वो 28% स्लैब में आते हैं, और बाकी के जो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, तो वो सारे 28% से 18% पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कंपनी के लिए। इसी तरीके से अगर आप देखिए एफएमसीजी की कंपनीज़ को भी अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, हमें ख़रीदना होता है, और अगर वो थोड़े भी सस्ते होंगे तो उनको उसका असली फ़ायदा मिलेगा। और इन्हीं सेक्टर्स में आप जो लीडर्स हैं उनको आप पिक कर सकते हैं। जैसे एफएमसीजी में अगर हम देखें तो आपका नेस्ले, HUL, ब्रिटानिया, इन सबको फ़ायदा होने वाला है। कार्स में मैंने आपके साथ शेयर किया कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मारुति को होगा। टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो उतना उनका फ़ायदा नहीं होगा, हालांकि उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ कार्स है वो 28% ब्रैकेट में आती हैं, करीब 70% मैं कहूँगा, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो कम है। ओके, और साथ में हम जानते हैं टाटा मोटर्स में तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। तो ये सब सेक्टर्स में अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन देखिए, वंस अगेन, ये कोई डन डील नहीं है, इसमें
स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री करेंगे नहीं करेंगे, कितने प्रोडक्ट्स 18% में आते हैं, कितने 5% में जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगाना मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की फ़ायदेमंद की चीज़ होगी, और हमें कंपनीज़ के अर्निंग्स पर ही फोकस्ड रहना चाहिए और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। इसके बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बाय द वे सर, ये अनाउंसमेंट के बाद एफआईआई की एक्टिविटीज़ में आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा है क्या? देखिए, अगस्त में करीब 23,000 करोड़ की एफआई ने सेलिंग की कैश मार्केट में। ओके, पिछले महीने अगर हम जाके देखेंगे तो करीब 45-46,000 करोड़ की सेलिंग की। ओके, अब प्रश्न उठता है कि कल के अनाउंसमेंट के बाद क्या एफआई की सेलिंग रुकेगी? कल के दिन अगर एफआई का डेटा आप देखें तो करीब 500 करोड़ उनका पॉजिटिव था, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि लगातार उनकी नेगेटिव में फिगर्स आ रही थी। लेकिन 500 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। कल के दिन अगर उनके इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, वहाँ क्या सिचुएशन थी? क्या मेजर पोजीशंस कट हुई थी? देखिए, परसों के दिन, मतलब जो लास्ट कल से पहले की जो ट्रेडिंग डे थी, आई गेस 14 अगस्त, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखें एफआईआईज का, तो देवर शॉर्ट 1.82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, इतना उन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ था, जो कि पिछले 3-4 महीनों की हाईएस्ट फिगर थी। अब कल के दिन हमें क्या देखने को मिला? माइनर कट। सो 1.82 लाख से वो अब 1.71 लाख पर आ गए। ड्रामेटिक कट नहीं हुआ है, विच इज़ वंस अगेन शोइंग कि उनका जो आउटलुक है वो चेंज नहीं हुआ है। कैश मार्केट में माइनर बाइंग 500 करोड़ की, और उनके डेरिवेटिव मार्केट्स में लगभग एज इट इज सिचुएशन बनी हुई है। अब आज का डेटा आया नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल तक का डेटा अगर आप देखें तो उनके व्यू पॉइंट में या आउटलुक में कोई विशेष बदलाव नहीं है। अब एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी कि एशिया में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज का जो इंडिया फेवरेट मार्केट हुआ करता था मई के महीने तक, अब उसमें ड्रामेटिक चेंज आ गया। आज के दौर में कल तक की बात अगर मैं करूं तो इंडिया उनका लीस्ट फेवर्ड इंडियन मार्केट बन गया। यानी कि करंट सिचुएशन में एफआईआई फंड मैनेजर्स के लिए इंडिया इज़ वर्स देन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, मतलब हम एशिया पे बॉटम में हैं। और उनका एशिया में फेवरेट मार्केट कौन है? जापान इज़ द नंबर 1, ओके, एंड चाइना इज़ नंबर 2। अब देखते हैं कि कल तक की सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की, अब आज का डेटा आएगा तो हम स्टडी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कोई ड्रामेटिक चेंज उनके व्यू पॉइंट में आएगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। सर, कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल, लास्ट टाइम यू एडवाइज्ड टू यूज द ऐप वेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, कैन यू प्लीज सजेस्ट द नेम ऑफ बॉन्ड्स और फंड्स इन विच बेटर टू इन्वेस्ट? देखिए, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। देखिए, हमें बॉन्ड में कब इन्वेस्ट करना है? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी आप बड़े इन्वेस्टर से बात करेंगे, इवन म्यूचुअल फंड से ही बात करेंगे, तो उनका फंडा क्या होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में जाते हैं। ये एक इन्वेस्टिंग का रूल होता है, कभी भी 100% इक्विटी में नहीं जाता है। ओके, अब आपको कितना पैसा बॉन्ड पे रखना है, इसके बारे में हमने कई बार बात की है, आप पुराने वीडियोस को रिकॉल कर सकते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मुझे इतना पैसा बॉन्ड में रखना है। ओके, अब किस बॉन्ड पे रखना है? तो हमारे लिए जो नंबर 1 क्राइटेरिया होता है बॉन्ड का, वो होता है रेटिंग। ओके, सो रेटिंग ए से ऊपर होनी चाहिए। ओके, अब बॉन्ड मार्केट का एक रूल होता है, रेटिंग जितनी खराब होती है इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा होता है। ओके, तो हमें वो लालच में नहीं पड़ना है कि अरे ये तो इसकी रेटिंग ख़राब है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, फिर वो अगेन आप रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो बेशक आप
आधा %, 1/4% इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन कोशिश करिए कि आप थोड़े अच्छे रेटेड बॉन्ड्स को करेंगे। अब किसी भी बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको उसमें रेटिंग दिख जाएगी और रेटिंग के बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें देखना है कि बॉन्ड्स में हमें बहुत लंबे अरसे तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कई लोग इस पर डिफ़र कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कंपनीज के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के लिए, और कई दफ़े रेटिंग्स जो होती हैं चेंज भी होती हैं। ओके, तो कोशिश करिए कि कितने दिन आप पार्क करना चाहते हैं पैसा, उतने मैच्योरिटी का बॉन्ड लीजिए। मान लीजिए आप 1 साल के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं और आपको मान लीजिए 11% 12% पे कोई बॉन्ड अच्छा मिल जाता है, तो नथिंग लाइक इट। अब देखिए एफडी में आपको 6-6.5% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम निफ्टी का पिछले 10 साल का रिटर्न देखेंगे, CAGR 11% के आसपास आता है, तो किसी भी महीने से 11% का रिटर्न बुरा नहीं होता है। और ध्यान रहे कि हम एक छोटा अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बॉन्ड पे लगाते हैं, पूरा का पूरा नहीं लगाते। तो कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में रहना चाहिए और थोड़ा बहुत पैसा बॉन्ड मार्केट में भी रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। ये पूछ रहे हैं कि सर इंडेक्स इज बिकमिंग हाई बट पोर्टफोलियो इज नॉट मूविंग टू हाई एज कंपेयर टू इंडेक्स, व्हाई? ओके, सो देखिए ये तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आप किस तरीके के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आपने डाला है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो जब ये न्यूज़ आई GST कट की, उसके बाद से हमारे पोर्टफोलियो में तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपने किस सेक्टर के स्टॉक्स को डाला है और किसको डाला है। ओके, तो अगर मान लीजिए अब अभी जो मार्केट चढ़ा, ये क्यों चढ़ा? ये जो GST कट्स वगैरह की खबर आई। अब अगर आपने ऐसे स्टॉक्स रखे हैं, मान लीजिए आपने बैंक के स्टॉक्स रखे हैं, तो उसमें तो कोई ज़बरदस्त उछाल नहीं आया, तो उसका इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिला। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स रखेंगे ना, तो उनकी पहचान क्या होती है कि गिरते मार्केट में वो कम गिरते हैं, चढ़ते मार्केट में वो ज़्यादा चढ़ते हैं। ये अच्छे स्टॉक्स की निशानी होती है। और ऐसा जब आप कई बार ऐसा देखेंगे अच्छे स्टॉक्स में ऐसा होता है। तो ये कई दफ़े स्टॉक्स पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता आपने क्या स्टॉक्स रखे हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से और भी चढ़ रहा है लगातार और आपका पोर्टफोलियो नहीं चढ़ रहा है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि स्टॉक्स को एक बार देखना चाहिए, एक रीलुक करना चाहिए कि क्या आपने सही स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे हैं। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? ओके, देखिए मार्केट अगर आप पिछले 4 दिन में देखें तो वी आर ऑलरेडी अप 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट गेन कर लिए, विच इज़ सिग्निफिकेंट। हम करीब 1200 पॉइंट हम ऊपर से नीचे आए, 500 पॉइंट हमने रीगेन कर लिया। ओके, सो इसमें तो हमें काफ़ी ऑप्टिमिज्म देखता है। अब अगर हम वॉलेटिलिटी को देखें, कॉल आई हुई, पुट आई हुई, विक्स, ये सब को देखें, तो यहाँ सिचुएशन इज़ ओके, थोड़ा बहुत बुलिशनेस ही हमें दिख रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर आज आप निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखें इस महीने का, वहाँ पे कोई OI एडिशंस नहीं हुई है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फ्रेश एडिशंस क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर इतनी बुलिशनेस है तो फ्रेश एडिशंस होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हैं? ये बात सही है कि वहाँ पर OI डाउन हुआ है, यानी कि शॉर्ट्स कट हुए हैं, विच मेक सेंस, क्योंकि मार्केट 2 दिन से ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट्स को तो कटने हैं, लेकिन लॉन्ग्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। साथ ही फ्यूचर्स के प्रीमियम में करीब 40 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला। कल के दिन 50 पॉइंट्स प्रीमियम अप था, हमने आपके साथ शेयर भी किया था। आज प्रीमियम लूज हुआ है, तो ये भी एक चिंता की बात है। और तीसरी चीज़, NSE का टर्नओवर 87,000 करोड़, तो आज फॉलो बाइंग आनी चाहिए थी, आती हुई तो नहीं दिख रही है। तो आज के डेटा में ओवरऑल अगर मैं देखूं, थोड़ी वीकनेस मुझे लग रही है। खास करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम NSE का टर्नओवर ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और निफ्टी फ्यूचर्स में
OI एडिशंस होने चाहिए थे। तो ये रैली शायद अभी एक आध दिन और चल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेगी। लेवल्स की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हमारा डेटा हमें नहीं बता रहा है कि लॉन्ग जाने की सिचुएशन है। जब भी बदलाव होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शॉर्ट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लेवल शॉर्ट का नहीं आया है, तो हमें अपॉर्चुनिटी इंडेक्स के बाहर देखनी है। यही मेरा व्यू है।